आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का आलोचना। ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किस बेस पे हम लोग संविधान का आलोचना करते हैं। तो भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया है कि आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। मतलब कुछ बेसिस है जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इनका आलोचना करते हैं। ठीक है। जैसे बात करेंगे, पहला सबसे पहले तो कहा जाता है कि उधार का संविधान है। क्या है, सबसे पहले आप आलोचना में क्या लिखोगे, उधार का संविधान सबसे पहले आप लिखोगे। भारत का जो संविधान जो है उधार का संविधान है। क्योंकि आलोचक कहते कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, वे इसे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी अथवा हौच कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। रीजन क्या है, ऐसा कहने का रीजन क्या है, मतलब भारत का जो संविधान जो है, आप जो संविधान जो देख रहे हो दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधान से बहुत सारी चीजों को ग्रहण किया गया है, इसलिए दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी आदि कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसा आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ठीक है। आप देखोगे जब भी आप यहाँ पे लिखोगे, जब भी यहाँ पे एक प्रश्न भी आएगा कि भारतीय संविधान उधार की एक थैली है, इस कथन से आप सहमत है कि नहीं है। तो सारी चीजों पहले तो लिखेंगे भारतीय संविधान उधार की बोरी की थैली क्यों है। उसके बाद आप लिखोगे जैसे कि आप इसके पक्ष में क्या सुनते हो, क्या समझते हो। तो सबसे पहले लिखिएगा ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण है और अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके भारतीय परिस्थितियों में उसकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया गया है। मतलब हमने संविधान को बहुत सारे देशों से ग्रहण किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने वहां के संविधानों को हूबहू चीजें अपने देश के संविधान में नहीं शामिल की है। हमने अपने देशों के संविधान में अपने देश के अनुसार चीजों को शामिल किया। अब कैसे किया है हम उस पर जरा बात करेंगे। अब ऐसा ही इसी आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। अब मान लीजिए मौलिक अधिकार हर देश के संविधान में चाहिए, एक अच्छा आइडियल संविधान होगा। लेकिन आज से लगभग 300 वर्ष पहले अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार या फिर बिल ऑफ राइट जो भी कीजिए उसकी बात कही गई है। तब उसमें क्या आप नयापन लाओगे, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट तो अब मान लीजिए इन फ्यूचर में किसी देश का संविधान 10 साल 20 साल के बाद भी अगर बनता है तो उसमें भी फंडामेंटल राइट आएगा। तो हम तो ये नहीं कह सकते अमेरिका के संविधान से उस चीजों को ग्रहण किया गया या फिर पूरी तरीके से कॉपी किया गया है। तो संविधान में नयापन इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे देशों ने बहुत पहले संविधान बना दिया। अब उसके अच्छे प्रावधानों को तो अपने संविधान में तो आप रखोगे। ठीक है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना, इसका अनुकरण अनेक देशों ने किया है और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया है। अब भारत के संविधान की बात करेंगे। ठीक है। अब भारत की संविधान की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए चीजों को दिया गया। फंडामेंटल राइट भी हमारे यहाँ अजीब अजीब तरीके से है। ठीक है। जैसे कहते हैं भारत के संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार को देती है फिर दूसरे हाथ से ले भी लेती है। तो बहुत सारा जो चीजों को मतलब क्या किया गया ना, यहाँ पे चेंज किया गया। ऐसा ये नहीं था कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखा या फिर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, वहां से सारी चीजों को मतलब क्या किया, हु बहू अपने यहाँ मतलब पुटअप कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। ध्यान में रखना, किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका था। उसी प्रकार किसी संविधान में मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। ठीक है। इसे तत्वों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में कुछ मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। मान लीजिए भारत का संविधान बन गया, बाद में किसी देश का संविधान बनेगा तो उसके भी संविधान में बहुत सारे चीज ऐसा कुछ होगा जो कि भारत से संविधान से मिलता जुलता है। तो हम ये नहीं कह सकते उस देश ने भारत के संविधान से चीजों को कॉपी किया है। समझ रहे हैं ना। मतलब संविधान एक बार जैसे मान ली किसी के यहाँ कुछ खाना बनता है, ठीक है, तो आपके यहाँ भी सेम अगर खाना बन रहा है तो बहुत सारी चीजें में समानता हो गया, थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, टेस्ट में अंतर हो सकता है। मतलब ये तो नहीं कह सकते पूरी तरीके से कॉपी किया गया है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है उसमें गलतियों को दूर करके देश की जरूरतों के अनुरूप उसे ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। मान लीजिए आज से कोई संविधान 100 साल पहले बना, तो हो सकता है परफेक्ट ना हो, कुछ ना कुछ गलतियां हो, लेकिन 100 साल बाद अगर वो संविधान अगर बना तो उसमें बहुत सारी गलतियों को दूर कर दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए अभी के संविधान के जैसे जिस समय देश में संविधान बना उस समय इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, डिजिटल युग नहीं था, इसलिए संविधान में इन सारी चीजों को नहीं डाला गया। लेकिन अब जब जरूरत जब अनुरूप हो रही है तो संविधान में संशोधन करके इन सारी चीजों को डाला जा रहा है ना। तो यही हुआ, जो संविधान बहुत पहले बन गया उसमें कुछ खामियां थी, तो
उसको हटाकर उसमें चेंजिंग करके इसको शामिल किया गया। तो भारत के संविधान में नयापन है, ऐसा नहीं कि हमने मतलब कार्बन कॉपी है हमारा संविधान, ठीक है, अन्य देशों से हमने वहां से प्रेरित होकर अपने देशों में अपने देशों के हिसाब से उन चीजों का मतलब क्या किया है, चेंज किया है। अंतिम में काउंटर में क्या लिखोगे, यह दोषारोपण है कि संविधान अन्य देशों के संविधान की हूबहू नकल करता है। मैं समझता हूं संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे एक प्रश्न भी होगा, जब मैंने जो कल का जो क्वेश्चन डाला था तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन होगा। आई थिंक पहला ही पेपर में क्वेश्चन है, आई थिंक आपने देखा होगा। एक मिनट में दिखा दे रहा हूं आपको। हाँ, ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसी में होगा। हाँ, क्या आप इस कथन से सहमत है कि भारतीय संविधान उधार की थैली है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, कल आप लोग इसको लिख लोगे, ठीक है। जो अभी पढ़ाया हूं उसी से आप देख के आपको लिख लेना है। केवल इसमें क्या करना है, एक फ्रेम बना देना है आपको। भारतीय संविधान को उधार का थैली क्यों कहते हैं, तो लिख दीजिएगा भाई इस देश से इन चीजों को लिया गया है। एक अपना माइंड मैप बना लेना, नीचे का जो काउंटर जो दिया हुआ है उसको थ्रो ए लाइट ऑन द राइट ऑफ सॉरी, हाँ क्या था यहाँ पे, तो डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बोराइंग बैग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो ही गया, मतलब इसी चैप्टर से सारा का ही मतलब चीजें मतलब बन जाएगी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर से निकल रहा है जो कि मैंने आपको दिया है, इसको आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहली बात, जब हमारे देश में जब ब्रिटिश साम्राज्य थी, अभी कंपनी का शासन था, पहले कंपनी का शासन फिर ब्रिटिश रूल आती है, तो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ या फिर सबसे ज्यादा जो अधिनियम जो था 1935 का एक्ट था। तो जब हमारा संविधान जब बन रहा था तो बहुत सारे प्रावधानों को 1935 के अधिनियम से ही मतलब कॉपी किया गया है या फिर लिया गया थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ। तो आलोचक ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया। फिर उसका संशोधित रूप, उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों तरह के 1935 के अधिनियम की नकल है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या भारतीय संविधान, ठीक है, 1935 1935 की कार्बन कॉपी है? तो यहाँ पे से आप प्रश्न को चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मतलब किसने का आइवर, क्या नाम था, श्रीनिवासन साहब ने कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह के 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार आइवर जेनिंग्स की बात करें तो आइवर जेनिंग्स ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों को पार्ट से बिल्कुल मतलब उतार लिया गया है। ऐसा भी कहते हैं 70 से 75% पार्ट को हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, लिया है हमने, ठीक है। पुनः पीआर देशमुख भारतीय संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यता भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार को उसमें जोर दिया गया है। हालांकि बहुत सारी चीजों को इसमें परिवर्तन किया गया। तो कुछ स्टेटमेंट है जो कि पूछा जाता है, जैसे श्रीनिवासन साहब ने कहा था से भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है, ठीक है। उसके बाद आइबरजेनिक्स ने क्या कहा था, तो आइबरजेनिक्स ने कहा था से भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है। उसका पीआर देशमुख साहब ने कहा था से भाई साहब संविधान सभा जो है, संविधान जो है सो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है, बस उसमें एक नया चीज जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या फिर मतलब बात करें वयस्क मताधिकार को इसमें जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे इस वजह से भी क्या करते हैं हम लोग, संविधान का आलोचना करते हैं, ठीक है, मतलब आलोचक जो है इसकी आलोचना करते हैं। अब इसमें काउंटर कैसे करोगे, ठीक है, वहां तो आलोचना करने का आधार तो आपने बता दिया, काउंटर भी हमको करना पड़ेगा। तो उपरोक्त आलोचकों का उत्तर संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। मतलब उन्होंने जो आलोचक जो थे उनमें भीमराव अंबेडकर जी ने उनका उत्तर दिया। जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप प्रारूप संविधान में भारत सरकार ने 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कुछ, ठीक है, लज्जास्पद नहीं है। मतलब उनका कहना था अगर हमने कुछ उधार लिया है तो उसमें कुछ लज्जा नहीं है। इनमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का मतलब पेटेंट राइट नहीं हो सकता। हमारे संविधान की मूल विशेषता क्या है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी हो गया, ठीक है भाई, इंस्टीट्यूशन को जो पावर मिलता है वो सब क्या है, सब संविधान का मूल विचार है। तो उसपे किसी का पेटेंट राइट नहीं है, ठीक है, कोई भी देश अपना उसमें शामिल कर सकता है। मुझे खेद इस बात के लिए कि भारत सरकार ने 1935 के लिए लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है।
मतलब प्रशासन को चलाने के लिए वहां से ज्यादातर चीजों को लिया गया। रीजन भी था ना, देश में प्रशासन कौन चला रही थी उस समय, देश में प्रशासन कौन चला रही थी? ब्रिटिश। ब्रिटिश चला रही ब्रिटिश थी। ही तो ठीक है, अगर चला मान था। लीजिए प्रशासन में अगर बहुत बार अगर उलेट फेर अगर हम कर देते तो उतना जल्दी क्या हम लोग तैयार कर पाते? नो, पॉसिबल अगर नहीं मान था। लीजिए अगर मान लीजिए कि इसे सरकार क्या करे, समझे जा रही है, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री या फिर कोई भी चाहे पूरे आईएएस आईपीएस को, पूरे राज्य के आईएएस आईपीएस को बर्खास्त कर दे, अब बोलेंगे सब नया लेकर आएंगे, तो क्या हौच-पौच जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी? तो प्रशासनिक चीजों को 1935 के अधिनियम से लेना इसलिए भी मजबूरी हो गया क्योंकि भारत की 200 वर्षों तक अंग्रेज के शासन में हम लोग रहे थे। अब प्रशासन में अंग्रेजों की बहुत मजबूत पकड़ थी। हमने बस उनके प्रशासन को भारतीयकरण किया। क्या किया हमने? उसका भारतीयकरण किया। बाकी लोग वही थे। पहले के जो सिविल सर्वेंट थे जो कि आईसीएस कहलाते थे, वो सबके सब मतलब सिविल सर्वेंट वही थे, बस उनका भारतीयकरण हो गया। पहले वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम करते थे, अब जाके भारत के अधिकारी बन गए। तो प्रशासनिक चीजों को वहां से लेना एक तरह की क्या थी? मजबूरी थी। उसमें ज्यादा परिवर्तन करते तो दिक्कत हो जाता, इसलिए हमने प्रशासनिक चीजों को ज्यादातर हम लोगों ने क्या किया है? वहां से पुट ऑफ किया है। ठीक है, कहते हैं इसे गैर भारतीय है। ठीक है, मतलब किसे नॉन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, या फिर बोला जाता है इसे मतलब भारतीयता का विरोधी है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीयता या भारतीयता विरोधी है क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति क्या है? विदेशी है, जिसमें यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमंथैया संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की, हम बीना या सितार का संगीत चाहते थे लेकिन हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। तो किसने कहा था हम बीना या सितार का संगीत चाहते थे? बीना या सितार का संगीत चाहते थे मतलब हम देसी चीज चाहते थे, लेकिन हमको क्या सुनाया जा रहा है? तो हमको इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ठीक है, तो उनका कहना था से हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना, मतलब हम बिना या संगीत मतलब हम सुनना चाहते थे, और हमको क्या सुनाया जा रहा है? तो इंग्लिश बैंड हमको सुनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने कहा था स्टेटमेंट? तो के अन हनुमंतैया ने कहा था। ठीक है, अनुमति। हाँ, मतलब उनका कहना था भाई साहब संविधान का क्या कर दिया गया ना, विदेशीकरण कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं। उसी प्रकार से लोकनाथ मिश्रा एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवंत अनुकरण कहा है। ठीक है, बोला से पश्चिम का मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब यूरोप, वहां का मतलब क्या क्या है? दासवत अनुकरण कहा, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। मतलब वहां से हम लोगों ने क्या किया? चीजों को हूबहू कॉपी कर लिया है। लक्ष्मी नारायण साहू एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनसे प्रकट नहीं होती है। ठीक है, यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही मतलब टूट जाएगा। तो ऐसा कटु शब्द किसने कहे थे? तो लक्ष्मी नारायण साहू जी ने कहा था संविधान लागू होने के बाद ही तुरंत टूट जाएगा क्योंकि इसमें भारतीयकरण नहीं है इसका। एक और भी चीज कहा गया, हालांकि ये चीज तो सही भी है, जैसे हमारा संविधान जो है गांधीवाद से दूर है, क्योंकि अगर गांधी जी अगर जीवित होते तो संविधान की स्थिति जो अभी आप देख रहे हो वैसी नहीं होती। कम से कम डीपीएसपी की बात करेंगे तो डीपीएसपी तो कम से कम ध्यान में रखिएगा राज्य के कैटेगरी में नहीं होता है। डीपीएसपी को उसी समय लागू किया जाता है, फिर लागू करने के लिए इसके लिए कानूनी का अधिकार भी होता है। ठीक है, तो डीपीएस में आपको गांधीवादी सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा संविधान जो है इसे गांधीवाद से बहुत दूर है। ठीक है, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था, जैसा कि गांधी जी भी चाहते थे। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंतैया ने कहा कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे, नई संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। ठीक है, हनुमंतैया जी ने कहा था। टी प्रकाशम साउथ के बड़े नेता था उस समय। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इसी कमी के कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर जी की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। ठीक है, और अंबेडकर जी गांधी जी के बहुत बड़े विरोधी थे। तो ये सारा रीजन है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। जिसमें मतलब कहा जाता है हमारा संविधान जो है तो गांधीवादी विचारधारा से क्या है? बहुत ही ज्यादा दूर है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारा संविधान बहुत लेंथियस है, मतलब कि बहुत बड़ा है। ठीक है, हाथी का आकार जैसा, महाकाय आकार का है, बहुत बड़ा है। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय है, बहुत विस्तृत है।
जिसमें अनेक आवश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। सर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता ने विचारों में जो प्रावधान बाहर से लिए गए उनका चयन बेहतर नहीं, और संविधान सामान्य रूप से कहे तो बहुत लंबा और जटिल बन गया है। ठीक है, तो इस वजह से भी संविधान का क्या होता है, आलोचना की जाती है। इस संदर्भ में एच.बी. कामत संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपने सभा के लिए चयन किया वह एक हाथी है। मतलब इन्होंने क्या किया, संविधान की तुलना किससे कर दी, हाथी से कर दी। ये शायद इस तथ्य के अनुरूप है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भूमिका है। मतलब दुनिया का संविधान की बात करेंगे तो सारे ही देशों के संविधान में भारत की संविधान सबसे बड़ी है। उन्होंने यह भी किया कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथी नुमा संविधान बनाया है। ठीक है, मतलब एलिफेंट टाइप हमने क्या किया है, संविधान बना दिया है। ये किनका आया था ना, कभी कभी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ लेता था, कॉपी में जब आप नोट्स बनाओगे ना तो स्टेटमेंट वगैरह को नोट कर लेना। किनका स्टेटमेंट था, हाथी नुमा संविधान बना दिया हमने, एच.बी. कामत का। किनका स्टेटमेंट है ये, एच.बी. एचबी कामत है। कामत का। ठीक है, लॉ पैराडाइज कहते हैं, मतलब कहते हैं ओकुला का स्वर्ग। संविधान बनाने वाले ज्यादातर लोग क्या थे, वकील थे। अम्बेडकर जी क्या थे, वकील थे, सबके सब वकील थे। तो यहाँ पे उनकी वकील वाला जो भाषा जो थी ना काफी अधिक जटिल हो गई है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण तथा बहुत ही जटिल है। उनके विचार से जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर कहा। ये कई बार पूछा हुआ है, भारतीय संविधान को वकीलों का लॉ पैराडाइज किसने कहा है, तो सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, और इसी संदर्भ में एच के माहेश्वरी भारतीय संविधान सभा के सदस्य का कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, वे अदालतों की अधिक उन्मुख होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रारूप जो है उस अदालत की तरफ लोग अधिक जाएंगे। ठीक है, इससे मतलब क्या होगा, वकीलों को फायदा होगा। उनमें कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि यदि मैं ऐसा कहूं कि यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है तो यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोखला है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के साथ बहुत सारा काम देने वाला है। मतलब वकीलों को मतलब क्या मिलेगा ना, इससे बहुत सारा काम मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है। जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ है। जिल्द समझते हैं ना, जिल्द क्या होता है, किताब के ऊपर से जो कवर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिल्द बोलते हैं। ठीक है, संविधान से संबंधित कोई भी दस्तावेज इतना अधिक आवश्यक विस्तार तथा शब्दांबर का इस्तेमाल नहीं करता। मतलब बड़े बड़े शब्द इसमें डाले गए हैं। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा को तो बात छोड़ो, अंग्रेजी के अलावा भी लैटिन जैसे शब्द, लैटिन भाषा जैसे कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, जैसे हेबियस कॉर्पस, ये लैटिन शब्द है। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था जिसे मेरी समझ में एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था। एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायिनी संविधान बनना चाहिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। हम शब्दों और शब्दों से लद गए जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। ठीक है, मतलब इन सारे चीजों को आसान शब्दों में बनाया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये सारे के सारे संविधान का क्या थे, आलोचना थे। जब आप लिखोगे तो इन सारे ही फैक्टों को आप क्या करोगे, डालोगे। ठीक है, हालांकि सारा फैक्ट में ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना है। और जहां पे 3 गो 4 गो विद्वान का अगर कोट हो ना किसी चीज के बारे में तो आप एक का किसी का कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 4 को लिखना शुरू कर देना। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि रिवीजन के मोड में है। संविधान में जाओगे तो बहुत सारे भाग है। तो सबसे पहले भाग 1 में देखोगे तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। कहां से कहां मिलेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ध्यान में रखना है। तो 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक है, वो 41 गलत लिख दिया हुआ है। ठीक है, और नागरिकता की बात करें, किस पार्ट में नागरिकता आपको मिलेगा, किस पार्ट में मिलेगा, भाग 2 में फर्स्ट सर। पार्ट में सर। भाग 2 में भाग 2 मिलेगा। में और है। आर्टिकल्स की बात करें कहां से कहां तक है, तो 5 से लेके 5 to 11 11। तक। 11 तक। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो किस पार्ट में है फंडामेंटल राइट, पार्ट भाग 3 3 में में है। है। 3 में तो है। भाग 3 में आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा। आर्टिकल्स कहां से कहां तक है, सर बोलते जाइए 12 आजकल से भाई तो। 35 तक है। 12 से 12 35 टू तक। 35। ठीक है, 4 की बात करेंगे, 4 में क्या मिलेंगे, सर डायरेक्टिव डीपीएस भी प्रिंसिपल ऑफ मिलेंगे। स्टेट। बिल्कुल डीपीएस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर और कहां से कहां तक आर्टिकल्स है, सर 36 से 36 से 51। 51 तक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। बाद में शामिल किया गया, तो कब शामिल किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को,
1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। बिल्कुल ठीक है। और इसमें किस पार्ट में रखा गया? तो 4 के ए में रखा गया है, ठीक है। और आर्टिकल्स की बात करेंगे 51 का ए है, ठीक है। कितने टाइप्स के फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? टोटल 11, 10 था और इसके 11 बाद टाइप है, 11 ठीक 2 है। है। 5 में क्या है? तो 5 में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देखने को मिला। आर्टिकल्स कहाँ है? तो 52 से लेके 151 तक है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और संघ की न्यायपालिका मतलब जुडिशरी हो जाएगा। अब कैग है, ठीक है। कैग कहाँ से कहाँ तक है? 148 से 151। बिल्कुल ठीक है। और जुडिशरी की बात करें कहाँ से कहाँ तक है? सॉरी 124 से 147। हाँ ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 124 से 129 तक ही है, ठीक है। अब बात करेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 102 में है। संसद कहाँ से कहाँ तक है? संसद, ठीक है। संसद के 3 आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है, ठीक है। 79 में क्या है? संसद है, ठीक है। 80 में क्या है? ठीक है, क्या है? राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा। इसमें क्या है? लोकसभा है, ठीक है। तो क्या सरल हो गया ना? लॉ 79, 80, 81, ठीक है। क्या बनेंगे? सरल। स फॉर संसद, र फॉर राज्यसभा, एल फॉर लोकसभा, ठीक है। इसको क्या करेंगे? 70, 80, 81, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। 152 से आपका राज्य सरकार शुरू होता है। राज्य सरकार में भी सेम चीज रिपीट होगा, याद कीजिएगा, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, ध्यान में रखना है। तो 239 से 242 तक है। पंचायत की बात करेंगे तो 243 से लेके 243 के ओ तक है, ठीक है। ध्यान रखना है। उसी में नगर पालिका की बात करेंगे तो इसका क्या है? इसका भूल गया मैं, टी को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, देख लीजिएगा इसका, ठीक है। याद नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। इसका है ओ तक है, ठीक है। ये ओ तक है, ठीक है। पार्ट याद रख लीजिए। इसका कौन सा है? 9 का ए में है। इसका किस में है? 9 में है, ठीक है। 9 में पंचायत है, 9 के ए में नगर पालिका है, ठीक है। 9 के बी में कौन हो जाएगा? सहकारी समिति होगा। सहकारी समिति को कोऑपरेटिव सोसाइटी को कब शामिल किया गया था? 2011 97वां संविधान संशोधन। 2011 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 97। ठीक है। और ये 243 जेड एस से लेके जेड टी तक होगा, ठीक है। एस टू टी याद रखना, जेड दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। अनुसूचित जातियां जनजातीय क्षेत्र 10 में आपको मिलेगा, ठीक है। 11 की बात के संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, ध्यान में। 11 में 12 में बात करेंगे, इसमें संपत्ति के अधिकार को बाद में इसे शामिल कर दिया गया, ठीक है। इसमें संपत्ति का अधिकार किस पार्ट में है? संपत्ति का अधिकार 12 में है सर। 12 में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 12 में आपको संपत्ति का अधिकार आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। संपत्ति के अधिकार की बात करें भाग 12 में, आर्टिकल्स की बात करें किसमें है? तो 300 का ए में, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। 13 में है, ठीक है। 14 में क्या है? तो संघ और राज्य के बीच में अधीन सेवाएं, ठीक है, जिसमें सेवाएं भी आएगा और लोकसभा भी आएगा, ठीक है। लोकसभा कहाँ से होगा? तो लोक सेवा आयोग 315 से लेकर 323 तक है, ठीक है। अखिल भारतीय की बात करें किसमें है? 312 में, 312 नंबर में, ठीक है। निर्वाचन की बात करेंगे 15 में निर्वाचन है, 324 से लेकर 329 तक है, ठीक है। ध्यान में रखना है। 17 की बात करें क्या है? तो इसमें राज्य भाषा है, ठीक है। संघ की राज्य भाषा कौन होगी? संघ की राज्य भाषा, संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी, ठीक है। संघ की राज्य भाषा हिंदी, ठीक है। ध्यान में रखना है, राज्य भाषा है, ठीक है। आपात उपबंध की बात करें 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। 352 से लेकर 360 तक आपको मिलेगा। 20 की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन की प्रक्रिया या फिर संशोधन करने का जो तरीका जो संविधान का 368 में आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप चलोगे तो क्या आपको मिलेगा महत्वपूर्ण? कुछ आर्टिकल से कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। तो बाकी आर्टिकल्स आप लोग देख लीजिएगा घर से। जैसे कि बात के 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। 3 में क्या है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं और नामों में परिवर्तन 3 में है, ठीक है। मूल अधिकारों का असंगत है उनका अल्पीकरण वाली विधियां, मतलब आर्टिकल 13 क्या कहता है? मूल अधिकार के खिलाफ अगर किसी भी विधि का निर्माण होता है तो उस विधि को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा
उसके लिए 3 निकल, मतलब किसे फंडामेंटल राइट का प्रहरी कह सकते हैं, फिर गार्जियन कह सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट को बचाव करता आर्टिकल 13 है। मतलब फंडामेंटल राइट के खिलाफ इन द पास्ट या फिर इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नियम नहीं बनाया जा सकते, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें, विधि के समक्ष समानता किसमें, 14 में है। लोक नियोजन में अफसर की समानता, मतलब लोक नियोजन में सरकारी नौकरी आप करने जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, अफसर की समानता, सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, उनके कंडीशन के हिसाब से। तो ये आपको 16 में आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑफ अनटचबिलिटी की बात करेंगे तो 17 में है। वाक स्वतंत्रता मतलब फ्री स्पीच की बात करें किसमें, 19 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें, जीवन का अधिकार की बात करें, 21 में है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन का राइट है आपको 21 का ए में है। अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने का मतलब राइट टू रिलीजन की बात करेंगे 25 से आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। शिक्षण संस्था की बात करेंगे, वहां पे प्रशासन करना, उनका स्थापना करना। अल्पसंख्यकों का अधिकार की बात करेंगे तो ध्यान में 30 में है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ध्यान रखिएगा। 45 की बात के बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध भी ये करता है, ठीक है। 44 की बात करेंगे तो यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 40 की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का संगठन की बात करता है, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, 32 की बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रीट है, फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो 32 का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 46 की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो कमजोर वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि है, ठीक है। ये बहुत आर्टिकल 50 की बात करें काफी इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, ठीक है। कार्यपालिका हमारा न्यायपालिका से अलग है, 50 है, ठीक है। ध्यान में विधायिका को कार्यपालिका से अलग नहीं रखा गया, हमारे यहाँ क्या है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखा गया है, जो कि 50 में है। 51 की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात हम लोग करते हैं। 51 का ए में क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। 72 में क्या है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को क्षमा करने का, दंड को निलंबन करने का, उनको छोटा करने का, इन सब का अधिकार जो है 72 में है, ठीक है। आप देखेंगे 74 में क्या है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद को लीड कौन करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, और 74 में है। 78 में क्या है, तो 78 में होगा राष्ट्रपति को जानकारी देना, ठीक है, देश के कार्य को संबंधित, मतलब प्रशासनिक कार्यों के संबंधी, ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने का काम किसका होगा, प्रधानमंत्री का। 78 में 110 में क्या है, तो मनी बिल है, धन विधेयक कहते हैं, ठीक है। और 112 की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बजट। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, एनुअल फाइनेंसिंग रिपोर्ट कहा गया है, बजट सब संविधान में नहीं है, ठीक है। 102 में की बात करें अध्यादेश, इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस की बात करेंगे 123 में है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगेगी कौन, राष्ट्रपति। किसमें है, तो ध्यान में रखेंगे 143 में है। स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किसमें है, तो 155 में है। और गवर्नर के पास भी क्षमा दान की शक्ति होती है, हालांकि मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, 163 में है, ठीक है। राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद चाहिए, कितना में है, 163 में। कल सारा आर्टिकल्स पूछूंगा, याद करके सबके सब आओगे, ठीक है। और राज्यपाल को जानकारी देने के समय में मुख्यमंत्री का कर्तव्य की बात करेंगे तो 167 में है। यहाँ पे कितने में था, 78 में था सेंट्रल में, और यहाँ पे किसमें था, 74 में था। 74 में क्या था, मंत्रिपरिषद का गठन हो रहा था राष्ट्रपति की सहायता के लिए। स्टेट में जाओगे तो 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद बनेगी, सेंट्रल में 74 में, स्टेट में 163 में। राज्यपाल को जानकारी देने का काम मुख्यमंत्री का होगा 167 में। सेंटर में कितना था, राष्ट्रपति को जानकारी देने का काम राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर का होगा, किसमें, तो 78 में, ठीक है। विधायकों पर अनुमति की बात करेंगे 200 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 200 मतलब राज्यपाल के पास विधायक जाएगा तो उस पर अनुमति देंगे, क्या करेंगे, उनका है तो 200 में है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति जैसे वहां पे प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, जैसे उसमें कितना 123 में क्या था, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस था ना, अध्यादेश, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेट में जाओगे तो किसमें था, 213 में है, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने का पावर की बात करें किसमें है, तो 32 में है, ठीक है। स्टेट के पास कितना है, मतलब हाई कोर्ट के पास कितने, 226 में है, ठीक है। दिल्ली के लिए अगर विशेष उपबंध की बात करेंगे तो 239 के डबल ए, ठीक है, कौन सा, डबल ए। ये सब मुझे पढ़ाना नहीं था, खुद पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। राज्य सूची के विषय में जो राष्ट्रीय कानून बनाने का जो संसद के पास जो अधिकार होगा 242 में है, ठीक है। अंतर्राज्यीय नदी घाटी वाला जो विवाद होगा, मतलब दो राज्य के बीच में नदी को लेकर मतलब विवाद हो, जैसे नर्मदा को लेकर, या फिर मान लो कावेरी जल विवाद है जो कि 4 राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है, एगो कौन सा राज्य, कर्नाटक है। तो ये सब विवाद जो आएगा 262 में आता है, ठीक है। 263 भी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक अंतर्राज्यीय परिषद बनता है।
वो किसमें 263 में है, ठीक है। ये 265 बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी प्रकार के कर लगाने के लिए बिना किसी विधि के कर नहीं लगाया जा सकता। जैसे जीएसटी वगैरह आया तो जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया ना, कितना नंबर का संवैधानिक संशोधन था जीएसटी के लिए? 100 नंबर, 101 नंबर, 102 नंबर, कितने नंबर का था? 101 था सर। 101 था। तो कानून बना के ही ना जीएसटी लगाया, तो बिना कानून के किसी प्रकार को टैक्स को नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कहेंगे आज से सभी लोगों को, ठीक है, क्या करना ना, चावल पे टैक्स बढ़ गया फलना, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक कानून बनेगा तभी जाके किसी भी नए टैक्स को इंट्रोड्यूस कर किया जाएगा, ठीक है। कुछ राज्यों के संघ से अनुदान की बात करेंगे तो 275 में, मतलब वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन कहते हैं, 280 में है, ठीक है। ये किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। 300 में क्या, 300 के क में या फिर ए में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। मतलब ध्यान, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब बिना किसी कानून को किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को नहीं छीन सकते हो। किसमें है? 300 के 1 में है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा, जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, 312 में है, ठीक है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसकी तैयारी आप लोग करते हैं यूपीएससी और बीपीएससी स्टेट के लिए हमारे, वो 350 में है, ठीक है। ये सब निर्वाचन आयोग काफी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन इलेक्शन कमीशन 324 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण 330 में है, ठीक है। एससी का सीट कितना है? तो 84 है, ठीक है। एसटी का सीट कितना है बताओ अंशु, कितना सीट है रिजर्व किया हुआ लोकसभा में? 47, ठीक है। ये किसमें है? 330 में है, ठीक है, ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे, नेशनल इमरजेंसी 352 में है। राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाने पे 356, और साथ में क्या लगेगा? 365 भी लगेगा। दोनों बताया था ना कल की क्लास में। वित्तीय आपात के स्थिति में राज्यों के उपबंध की बात करेंगे तो 360 में है, ठीक है, ध्यान रखें। मतलब वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें 365 में, ठीक है। स्टेट की बात करेंगे, सॉरी, संशोधन के, किसमें संशोधन? संविधान संशोधन, जिसको साउथ अफ्रीका से हमने लिया है, 368 में, ठीक है। यह आर्टिकल समाप्त हो गया। 370 में जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी उपबंध था, ठीक है, अस्थायी, टेम्पोररी था, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया। प्रथम अनुसूची में क्या मिलेगा? राज्य और उनके न्यायिक क्षेत्र है, ठीक है, 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो सबका मतलब क्या होगा? सैलरी वगैरह होगा, ठीक है, भत्ता और सैलरी सबका होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। पीएम साहब नहीं होंगे, बाकी सब होगा, ठीक है। तीसरा में क्या है? तो तीसरा में मतलब आप देखोगे शपथ हो जाएगा। शपथ किसमें? ये अनुसूची नहीं। 2 में उपराष्ट्रपति भी तो नहीं होगा। हाँ, उपराष्ट्रपति नहीं आता। उपराष्ट्रपति को सैलरी उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को सैलरी क्यों मिलता है? इसलिए इसमें नहीं आते, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा का सभापति दिए हुआ है ना, दिए हुआ कि नहीं दिए हुआ? तो उपराष्ट्रपति नहीं लिख सकते, ठीक है। इनको सैलरी राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति का काम क्या है? सभापतित्व करना, पदेन सभापति होते हैं ना। हाँ, इसीलिए मतलब, हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए उनको सैलरी जो मिलता है ना, उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं मिलता है। किनके तौर पे मिलता है? तो राज्यसभा का सभापति के तौर पे, ठीक है। हाँ, तो इसमें पीएम नहीं है, ठीक है, पीएम का चर्चा नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट का चर्चा नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलता है वे कुछ भी मिलता है, उनको राज्यसभा के सभापति के तौर पे उनको मिलता है, ठीक है, न कि मतलब ध्यान में रखना है उपराष्ट्रपति के या फिर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मिलता है, ठीक है। इसमें सारे की सैलरी है। थर्ड वाले में क्या है? तो थर्ड वाले में आपके शपथ हो जाएंगे, नहीं, तो थर्ड वाले में क्या है? शपथ है। सबके शपथ आपको आएंगे। किनका शपथ इसमें नहीं है? किनका शपथ नहीं है? पीएम का, क्योंकि हाँ, उनका भी नहीं होगा के रूप में ले लेता सर। हाँ, ठीक है, इनका भी नहीं होगा, प्रेसिडेंट का भी नहीं होगा ना इसमें शपथ में, हाँ, उनका भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, चौथी अनुसूची में फोर्थ में क्या है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा का सीटों का आवंटन। सारे ही राज्यसभा का सीट आपको नहीं याद में रखना है, लेकिन बिहार का एटलीस्ट कम से कम याद होना चाहिए। कितने बिहार में राज्यसभा? राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? उच्च सदन कहते हैं, ठीक है, अपर हाउस। कितने? 16 है, ठीक है। यहाँ का राज्यसभा अमेरिका में किसके बराबर? सीनेट, ठीक है। और यूके की बात करेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्या बोलते हैं उसको? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बराबर होता है, ठीक है। वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। अमेरिका में सीनेट है, और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा, वहां के संसद को कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। 5वीं 5th शेड्यूल में क्या है?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और छठी अनुसूची के कभी कभी सीधा सीधा राज्य का नाम पूछ दिया जाए, बताओ कौन कौन राज्य है, तो असम असम, में मेघालय, त्रिपुरा, असम मिजोरम, मेघालय ध्यान में त्रिपुरा रखिएगा। मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये और सारे के सारे राज्य मिजोरम जो है किनके साथ सीमा बनाते हैं, किसी न किसी देश के साथ ये सारे के सारे अपना बाउंड्री टच करते हैं। कौन सा राज्य है इसमें? एक वेस्ट बंगाल बांग्लादेश शामिल कर देंगे तो सारे के सारे बांग्लादेश के साथ, तो ये और भी ये कॉन्सेप्ट बांग्लादेश आपका ये क्लियर हो जाता है। सो बांग्लादेश के साथ छठवीं अनुसूची के सारे ही राज्य सीमा बनाते हैं, इसमें केवल आपको क्या वेस्ट बंगाल को ऐड कर देना है। तो ऐसे भी आप चाहोगे तो याद रख सकते हो ना, बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक आपका मिजोरम वेस्ट और बंगाल, ठीक है। वेस्ट ये बंगाल। 6 शेड्यूल का है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में किस राज्य को 6 शेड्यूल के लिए वहां के लोग आवाज उठा रहे हैं, काफी चर्चा में रहता है, न्यूज नागालैंड। वगैरह आप लोग देखते हो ना। नागालैंड नहीं, कहाँ पे? लद्दाख में ये बातें उठ रही है, ठीक है। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ सूचियां दी हुई है, 3 प्रकार का सूची है, ठीक है। कौन कौन है? संघ के लिए है, स्टेट के लिए है, और एक की बात कंकरेंट लिस्ट है जो कि किसके समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। उनमें कितने सब्जेक्ट है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। संघ में बात करेंगे, सेंट्रल में 97 थे, 98 हो गए। राज्य की बात करेंगे तो इसमें 66 हुआ करते थे, फिलहाल 59 है। और कंकरेंट लिस्ट की बात की, इसको समवर्ती कहते हैं, इसमें 47 हुआ करते थे, 52 है। ये इससे मैं उम्मीद करता हूं से आपको याद होगा, क्योंकि बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ दे तो बताओ कितने हैं, ठीक है। 8 अनुसूची की बात करेंगे, 8 शेड्यूल से काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। जिस समय भाषा हमारा संविधान बना उस समय इसमें कितने भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल किया गया था, क्या बताओगे? कितने लैंग्वेज थे उस 14 समय? था। 14 थे। अभी कितने हो गए? 22। तो मतलब बाद में कितने जुड़े? 8 जुड़े, ठीक है। तो सबसे पहला जुड़ने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, क्या बताओगे? 21 1967 21 में 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में किया गया। और किस भाषा को इसमें जोड़ दिया गया? हिंदी सर। हिंदी सिंधी भाषा को को। जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके फिर आता है हम लोग चलेंगे कब? फिर उसके बाद कौन सा ना- कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ? 71 71 1992 1992 में हुआ। किस भाषा को जोड़ा गया? मणिपुर और नेपाली को। इसको नमक से याद रखो, ठीक है। नमक से नेपाली, एम से मणिपुर और क और कोंकणी, ठीक है। कोंकण। तो नमक से याद आएगा ना। अब आते हैं, पढ़ेंगे कौन सा, अब चलते हैं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ ये? 2003 कब हुआ? में। 2003 में हुआ। इस समय बिहार के भी एक भाषा को शामिल किया। किस भाषा को शामिल किया गया बिहार के? मैथिली को। मैथिली को शामिल किया गया, ठीक है। मैथिली इस समय 2003 में कौन कौन भाषा? मैथिली, एक डोगरी, एक हाँ, संथाली और संथाली, एक बोडो भी था। और ठीक है, बोडो। बिल्कुल ठीक है, बोडो। अब ये भाषा किस किस राज्य का भाषा बताओ? मैथिली तो बिहार में बोलते हैं, संथाली को भी बिहार झारखंड दोनों जगह बोला जाता है। तो बीपीएससी का भी एक बार इसका आंसर लिया था ना, एक बार इसका आंसर क्या लिया था पता है? इससे मतलब बिहार के 2 भाषा को शामिल किया गया है, ठीक है। कभी कभी संथाली को लेकर चलता है, लेकिन आप मैथिली अगर ऑप्शन में रहेगा तो वही मारोगे, ठीक है। बिहार के भागलपुर इलाका में संथाली नहीं बोला जाता। भागलपुर का राजमहल का जो इलाका दुखे हुए तो मुख्यतः संथालों के लिए जाना जाता है। संथाल विद्रोह जो हुआ था भागलपुर से लेके राजमहल के पहाड़ी के बीच में, जिसको क्या क्या बोलते थे? दामी नेकोह के नाम से जानते थे। जब बिहार पढ़ाऊंगा, दामी नेकोह के नाम से जाना जाता था। तो ये भागलपुर राजमहल का इलाका जो है संथालों के लिए था। संथाल विद्रोह उसी इलाका में हुआ था, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो शब्द जो जोड़ा गया है ना, उड़िया शब्द जो था, ये उड़िया शब्द का बदल कर ओडिया रख दिया गया है, ठीक है। तो उड़िया शब्द किसमें बदल गया? ओडिया में। कब बदला? तो 2011 में, ठीक है। तो 2011 में उड़िया शब्द को बदलकर ओडिया कर दिया गया, ठीक है। 9 शेड्यूल की बात करेंगे ना, 9 शेड्यूल के लिए सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 9 शेड्यूल को शामिल किया गया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। भूमि सुधार 1951 के द्वारा, ठीक है। भूमि, इसमें क्या था? 9 शेड्यूल में अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर डाल देते हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। तो शुरू में ना इसमें मात्र 13 सब्जेक्ट है, लेकिन वर्तमान में इसमें सब्जेक्ट को डाल 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 के कितना डाल दिया? 282 कर दिया, ठीक है। तो बाद में 2007 में उच्चतम न्यायालय ने बोला सर हम तुम लोग ही चालाकी समझ रहे हैं, तुम उसमें डाल देते हो ताकि जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। तो बोला देखो, उच्चतम न्यायालय ने 2007 में एक निर्णय दिया, फैसला दिया, बोला देखो 24 अप्रैल 1975, अरे मेरे को ये गलत लग रहा है, मैंने 1973 पढ़ा था कहीं पे, एक बार चेक कर लीजिएगा। 1973 है सर, 1973। हाँ, मतलब जिस समय ना बेसिक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आया था, मतलब केशवानंद भारती वाला जो केस आया था, उसका फैसला 24 अप्रैल 1973 को हुआ था ना। मतलब उससे पहले अगर कुछ सब्जेक्ट अगर डाला गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू
नहीं होगा, नहीं किया लेकिन जा सकता, लेकिन 1973 बाद के वाले बाद जो तो सब्जेक्ट जो डाला गया उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अब बोलोगे सर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था न्यायिक पूर्वावलोकन, जिसको बोलते जुडिशली रिव्यू कहते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी कब दिया गया? 1973 में। तो मतलब कानून बना के आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। जुडिशली रिव्यू करना ये सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो किस केस में आया था? तो केशवानंद भारती वाला केस में आया था। इसलिए इस तारीख को इंपोर्टेंट बताते हुए बोला था इससे पहले जो सब्जेक्ट जो चला गया उसका जुडिशियली रिव्यू नहीं होगा, लेकिन इसके 1973 के बाद जो सब्जेक्ट डाले उनका जुडिशियली रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। अभी बिहार में ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि बिहार में जो कानून जो है ना 75% आरक्षण वाले, उसको बोला जा रहा था इसमें डाल दो, ठीक है, ताकि 9वीं न्यायपालिका इस अनुसूची पे में। अपना कोई फैसला ना सुनावे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें बहुत ऐसा कानून चला गया है जिसके लेकर जुडिशियल रिव्यू होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, संविधान में तो अनुसूची की संख्या मूल रूप से तो 8 ही थी ना। जब हमारा संविधान बना तो उस समय कितने अनुसूची थे, कितने शेड्यूल थे? 8 थे। 4 को हमने बाद में डाला, तो 9वीं को हमने कब डाला? 9 शेड्यूल को 1951 में। 10 शेड्यूल की बात करेंगे तो 10 शेड्यूल को हमने कब डाला? तो 1985 में डाला ना। 1985 में दल कौन सा कंस्टिट्यूशन दल अमेंडमेंट बदल किया इसके लिए? 52वां ठीक है। सर एक 52 नाम था, ठीक है, 52nd एक नाम था, अमेंडमेंट एक व्यक्ति का नाम था गयाराम, ठीक है। 50 एक व्यक्ति का नाम था गयाराम। ये गयाराम इतना बड़ा गधा था, इसने एक दिन में ना 4 बार पार्टी बदल दी, ठीक है, एक दिन में, ठीक है। तो इसका नाम था आयाराम गयाराम। मतलब एक पार्टी में जाता था और 2 घंटा के बाद पार्टी चेंज करके किसी दूसरे पार्टी में चला जाता था। तो लोगों को लगा यार इससे तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, इनस्टेबल हो जाएगी गवर्नमेंट। इसीलिए 1966 की घटना है। मतलब सभी लोगों ने सोचा था भाई साहब कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए से कम जो लोग जो चुनाव जीत कर जाए वो कम से कम पार्टी कम चेंज करे, ठीक है। तो इसीलिए 10 शेड्यूल लाया गया। राजीव गांधी की सरकार थी और उस समय 10 शेड्यूल को लाया गया ताकि ऐसे लोग एक एक दिन में 3 3 बार 4 4 बार पार्टी न बदलें, ठीक है। तो 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लाकर इसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून में ना किसके पास बहुत अधिक पावर आ जाता पता है? स्पीकर के पास। मतलब सभापति जो होता है, सभापति तो राज्यसभा के सेंस में मैं बोल रहा हूं, अगर लोकसभा के सेंस में अध्यक्ष बोलोगे तो स्पीकर के पास बहुत अधिक पावर होता है, ठीक है। वो दल बदल निर्णय संबंधी चीजों को सुनाते हैं, ठीक है। अब 11वां अनुसूची की बात, 11 शेड्यूल की बात, ये भी बाद में शामिल किया गया, 1992 में शामिल किया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ इसके लिए? 73rd 73 हुआ। और इसमें क्या चीज, पंचायत की शक्तियां दी गई। मतलब पंचायत पहले से भी थे लेकिन उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यहाँ पे इनको क्या हो गया, उसके बाद कानूनी नहीं संवैधानिक अधिकार इसको मिल गया। और हमारे पंचायतों में विषय की संख्या कितनी है? 29 विषय है। 29 है। 2 9 जा क्या होता है? 2 9 जा 2 9 जा 18 होता है, 18 होता है 18 ना। तो उसी तरह जी 12वीं अनुसूची में देखोगे तो 18 विषय है, ठीक है। और ये इसके लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1992 में, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? तो 18 18 सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ 18 है। हाँ, आप देखोगे कहाँ से क्या क्या चीज लिया गया। तो मैंने बोला था ना, जब इसमें आलोचना को आप लिखोगे तो आलोचना क्यों करते हैं, मतलब बोरो बैग कहते हैं, मतलब उधारी का मतलब थैला कहते हैं। क्या करते हैं तो यहाँ पे आप सब कुछ को लिख दोगे। एक अपना वो बनाना, एक चार्ट बना लेना, और चार्ट में कहाँ से क्या क्या लिखा गया, आप सारा ही चीज को मत लिख देना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तब भारत शासन अधिनियम की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का, तो राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया है, न्यायपालिका को लिया गया है, लोकसभा आयोग लिया गया है। लोकसभा आयोग की स्थापना कब हुई थी ब्रिटिश इंडिया में? 26 में 1926 में। कौन सी कमीशन थी? कमीशन कौन सी थी? ली आयोग था सर। ली कमीशन बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारे ही देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है। लेकिन हमारा संविधान कार्बन कॉपी नहीं है, हम लोग क्या है, इनसे इंस्पायर है, ठीक है ना। अगर मेरे में कुछ अच्छा चीज लगे तो आप मुझसे इंस्पायर होकर उसको लागू करोगे ना, है ना। लेकिन आप उसको अपने हिसाब से लागू करोगे कि नहीं? उसी तरह हमने अपने तरीके का संविधान बनाया, अपने देश के लोगों को देखते हुए बनाया, हमारी डाइवर्सिटी को देखते हुए बनाया है, ठीक है। हमारी अखंडता को देखते हुए बनाया, न कि हमने सीधे मतलब संविधान को सीधे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। कुछ फैसले हैं इसमें, और भी कुछ कुछ दिया रहता है, मौका मिले पढ़ लीजिएगा, हालांकि जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे तो चौथा चैप्टर की बात करेंगे। 4 चैप्टर हो गए ना। प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलेगा बताओगा? प्रिम्बल में जो महत्वपूर्ण शब्द जो है, उन शब्द की
लाइट ऑन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ द इंडियन प्रीएम्बल। ठीक है, मतलब भारत की संविधान की प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण शब्दों पे मतलब क्या करें, प्रकाश डालें। ठीक है, तो सारा प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए, कितने प्रकार के फ्रीडम है, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना को कब अपनाया गया है, हम भारत के लोग से क्या संदर्भ स्थापित होता है, हमारा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, क्योंकि एक बार फैसला बोला नहीं है, एक बार बोला है। क्या हम प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब हमारा किताब कैसा है, उसका जो ऊपर का प्रीफेस होता है, इंडेक्स देख के पता चल जाता है किताब के अंदर क्या मिलने वाला, किताब कैसा रहने वाला है। ठीक है, जस्ट प्रस्तावना की बात करेंगे ना, प्रस्तावना किताब का प्रीफेस है। ठीक है, हमारा प्रस्तावना किसी देश का संविधान कितना बढ़िया है, उसका ऊपर के प्रस्तावना देखने से आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो हम लोग इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, हम लोग पहले चैप्टर खत्म करते हैं, मेंस का क्वेश्चन लिखाते हैं, फिर उस चैप्टर का एमसीक्यू करते हैं, ताकि फिर हम लोग को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू इंग्लिश और हिंदी दोनों डाली गई है। ठीक है, स्पेशल लक्ष्मीकांत की भी डाली गई है और हिंदी वाली भी डाली गई। ठीक है, दोनों किताब आपको वहीं पे क्या बोलते उसको फाइल में ही होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको विजिट कर लोगे, इसका एमसीक्यू पढ़ लोगे। ठीक है, समझ गए ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसका। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। अब बाकी जो मेंस आपको दिया जा रहा है लिखने के लिए, थोड़ा बहुत लिखते रहो, हैबिट हो जाएगा। और बाकी दिक्कत होगा तो पी/क्यू की बैच आ रही है ना, तब पी/क्यू से आप लोग शुरुआत करना। कितने तारीख से आ रही है? 11 तारीख से। ठीक है, छोटा छोटा प्रश्न से लिखने का आदत डालो, धीरे धीरे मेंस खुद भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बात भी करना है किसी को?